भारत की जमीन पर ब्रिक्स सम्मेलन से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हम बातचीत के पक्षधर हैं, मगर हम अमेरिका और इस्राएल की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। एक तरफ अब्बास अरागची ये बयान दे रहे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचते हैं और जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, गर्मजोशी से वहां के शासक यूएई के शासक से मिल रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए गर्मजोशी, और यह गर्मजोशी बहुत कुछ कहती है क्योंकि इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पर हुए हमले की आलोचना की, यानी कि ईरान का नाम लिए बगैर ईरान की आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बगैर कुछ हासिल किए हुए चीन से अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि किसी बहुत बड़े समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। पूरी यात्रा पर ईरान जंग की काली छाया जो है वो पूरी तरह से छाई रही, और जाहिर सी बात है उस यात्रा को पूरी तरह से कामयाब नहीं माना जा सकता। हालांकि अप्रत्याशित यात्रा थी, मगर हम शुरुआत करना चाहेंगे अब्बास अरागची की इस बयान से, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई जाते हैं और वहां से क्या कहते हैं। सबसे पहले सुनिए अब्बास अरागची किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन में। Why ready to fight with everything we have in defense of our freedom and our soil? We are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. We Iranians never bow to any pressure or threat, but we reciprocate the language of respect. As much as our powerful armed forces remain ready to exact devastating retribution on foreign aggressors, my people are peace-loving and do not seek war. We are not aggressor in this sordid situation, but the aggrieved. Iran, therefore, calls upon BRICS member states and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the United States and Israel, including their illegal aggression against Iran, a member of BRICS. Prevent the politicization of international institutions and take concrete action to halt warmongering and to bring an end to the impunity of those who violate the UN. और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि अब्बास अरागची कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, जैसा कि इस तस्वीर से जाहिर हो रहा था। और आज जब दो बड़ी खबरें आई, पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ गए, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ गए। प्रधानमंत्री जो लगातार हमें नसीहत दे रहे थे कि विदेश मत जाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा शुरू हो गई है। और यहां जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से यूएई के शासक के साथ वो गर्मजोशी से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चिर परिचित अंदाज है, उनका ये स्टाइल है, जब वो लोगों से मिलते हैं तो बहुत जोरों से गले लगते हैं। और यहां इस मंच से उन्होंने कुछ खास बातें कही। पहली, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात पर जो हमला हुआ है उसकी आलोचना की। मैं आपको सुनाऊंगा प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, मगर चूंकि प्रधानमंत्री का यह बयान थोड़ी दूर से आ रहा था और शायद पास में माइक नहीं था, लिहाजा पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री कह क्या रहे थे। गौर फरमाएं। वो कहते हैं, हम यूएई पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह यूएई को निशाना बनाया गया वो किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए आपने जो कदम उठाए, हम उसका स्वागत करते हैं। इन मुश्किल हालात में यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय का जिस तरह ख्याल रखा गया, उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की तरह माना गया, उसके लिए मैं यूएई सरकार, आपको और शाही परिवार को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के सामने कही। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई। बदल जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की
जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों को संभाला है, मेरी सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की परवाह नहीं है कि इतिहास में उनका नाम, उन्हें कहां खड़ा किया जाएगा? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारत का जो अपना स्टैंड रहा है वो आज का बना नहीं हुआ है। वो जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने हुए थे, और कोई भी सरकार चाहकर भी उस विरासत को नहीं मिटा पाएगी। यही वजह है कि ईरान ने भारतीय जहाजों को बगैर परेशान किए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की इजाजत दी। अब प्रधानमंत्री यूएई जाते हैं और यूएई पर हुए हमले की आलोचना करते हैं। चलिए, वो बात सही है, मगर मैं फिर पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, आप इतिहास में किस तरह की शख्सियत के तौर पर दर्ज होना चाहते हैं? क्योंकि यह मत भूलिए कि 40 के दशक में जो लोग हिटलर के साथ थे, उन्हें कोई बहुत महानता के तौर पर याद नहीं किया जा सकता, एक बहुत ही अजीम शख्सियत के तौर पर याद नहीं किया जा सकता। उनका क्रिटिसिज्म होता है, क्यों? क्योंकि हिटलर ने बड़ी तादाद में यहूदियों का जेनोसाइड किया था, लाखों यहूदियों को मारा था अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। जो हिटलर के साथ था, उन्हें नायकों के तौर पर याद नहीं किया जाता। और प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम यूएई के साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर आज पूरी दुनिया पर दिख रहा है। भारत हमेशा से मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति को महत्व देता आया है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हॉर्मुज खुला और बाधा रहित रहे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पालन करना जरूरी है। भारत हर हालात में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी रहेगा। शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देगा। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मैं आज एक बात समझना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि इस्राइल ने नरसंहार किया, गजा में किया, उसके बाद अब लेबनान में भी वही कर रहा है। इस्राइल ने भड़काऊ कार्रवाई की, उसने ईरान पर हमला किया। ईरान तो बातचीत कर रहा था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यूएई के साथ और इस्राइल के साथ क्यों खड़े हैं, हमलावर के साथ क्यों खड़े हैं? और कुछ देर पहले मैंने क्या कहा, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तब हमें अपनी विरासत के बारे में चिंतित होना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं, मगर बावजूद इसके ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है। मगर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री उस रिलेशनशिप को हर गुजरते लम्हे के साथ टेस्ट कर रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों। क्या ट्रंप का इस कदर खौफ है जिसके चलते नंबर 1 आपने चाबहार परियोजना, ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह परियोजना थी, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। आपने रूस की पेशकश को ठुकरा दिया जब वो आपको एलएनजी दे रहा था। क्यों? क्या इसलिए तो नहीं क्योंकि एक खबर अमेरिका से आई है जिसके मुताबिक गौतम अडानी के खिलाफ जो केस चल रहा था वो खत्म होने वाला है। गौतम अडानी के वकील होंगे ट्रंप के अपने वकील। गौतम अडानी करोड़ों डॉलर्स जो है वो देने वाले हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने वाले हैं, अमेरिका में दान करने वाले हैं ताकि वहां नौकरियां जो है बनाई जा सकें। मैं यही आपसे समझना चाहता हूं, क्या गौतम अडानी की वजह से प्रधानमंत्री इस्राइल के साथ खड़े हैं और ट्रंप की हर बात सुनने को तैयार हैं? यह सवाल पूछा जाएगा। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी यहां मौजूद थे। उन्होंने एक बहुत अहम बात की और मैं चाहता हूं आप सुने। यह आज की एक बहुत बड़ी खबर है और यह बात मैं लगातार अपने मन से कहता रहा हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान
इस पूरे मामले में मीडिएटर का किरदार निभा रहा है, मगर भारत की पोजीशन उससे ज्यादा स्ट्रांग है। भारत के रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं, यानी कि हमारे दोस्त हमें बता रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है, मगर हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, माननीय लेजर आइज, इन्हें परवाह ही नहीं है। आजाद भारत के इतिहास का सबसे नाकारा विदेश मंत्री, सुनिए सर्गेई लावरोव ने क्या कहा। You can see that Pakistan is helping establish dialogue between Iran and the United States to resolve the urgent problems, to resolve the existing crisis. And if we speak long-term mediator between Iran and its Arab friends, well, this role could be played by India, considering its vast diplomatic experience and authority and clout. और बात वहां नहीं रुकती, उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त जो जंग चल रही है इसका जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हालात हैं उसकी जिम्मेदार अमेरिका है। सर्गेई लावरोव ने बगैर लाग लपेट के सीधा प्रहार किया है अमेरिका और इसराइल पर। और ये कहां उन्होंने, भारत में जो ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, सर्गेई लावरोव भारत पहुंचे हुए हैं और वहां से उन्होंने ये बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Well, there were certain contradictions between these two countries, this is true. And in this regard, we need to understand that such discussions are necessary, both just as well as any other conflicts need to be discussed in the regards of the main topic. We need to understand the root causes of every conflict, and we understand what is the root cause here: unprovoked aggression by the US and Israel against Iran. And now everyone calling upon Iran and everyone else with this demand to open up the Strait of Hormuz. I would like to remind you that before February 28th, before the start of this aggression, there was no problem, any problem with the Strait of Hormuz. The navigation was ensured, safe navigation was ensured 100%. मैं यही समझना चाहता हूं, हमारे दोस्त, हमारे पुराने दोस्त, हमारे ट्रेडिशनल दोस्त हमारे साथ खड़े हुए हैं। चाहे वो रशिया है जो हमारी ताकत की हमें याद दिला रहा है, चाहे वो ईरान है। याद कीजिएगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल बताया था, नर्क का गड्ढा बताया था, तब ईरान ने कहा था भारत आइए, डिटॉक्स कराइए, तुम्हें अंदाजा नहीं है भारत की खूबसूरती का। तब ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ था। और आज यूएई जाकर प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि यूएई पर जो हमला हुआ हम उसकी आलोचना करते हैं। चलिए माना आपने ईरान का नाम नहीं लिया, मगर यूएई का जो दोहरा चरित्र था, क्या आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं यही तो समझना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से इस कदर डर क्यों। खबर देखिए सीएनएन की आपके सामने। अब वो वापस जा रहे हैं अमेरिका, और सबसे बड़ी बात, उनके हाथ में कुछ नहीं लगा है। खबर आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप और शी जिनपिंग की शिखर बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में खत्म, लेकिन अभी तक कोई बड़ा समझौता घोषित नहीं हुआ। ईरान युद्ध, ताइवान और व्यापार तनाव इस बैठक पर छाए रहे। ट्रंप ने कहा कई अलग अलग समस्याओं का समाधान हो गया। मुख्य बातें क्या हैं, इस पर गौर फरमाइए। ट्रंप बीजिंग से रवाना, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वैश्विक असर वाली ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैठक खत्म हो गई। ट्रंप ने कहा कई अलग अलग मुद्दों को सुलझा लिया गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो मुकाबले से जुड़े बड़े मुद्दों पर अभी कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया है। ईरान युद्ध चर्चा लगातार रही। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने शी जिनपिंग के साथ ईरान पर चर्चा की और दोनों इस बात पर सहमत हैं कि तेहरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। हालांकि यह बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, चाइना की तरफ से बयान नहीं आया है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को हॉर्मूज स्ट्रेट खुला रहने की उतनी जरूरत नहीं है जितना चाइना को है। वहीं चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था। यानी कि चाइना का करारा तमाचा है अमेरिका के चेहरे पर कि आज जो हम संकट देख रहे हैं वो आपकी और नेतन्याहू की नीतियों के चलते हैं। अगर आपका वो अहंकार ना होता, अगर आपकी वो जिद ना होती, अगर आपका वो स्वार्थ ना होता, अगर आपकी लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस ना होती, तो आज दुनिया इस मुकाम पर नहीं होता। यकीनन दोस्तों, आज का दिन बहुत दिलचस्प था अगर हम कूटनीति के निगाह से देखें, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं अपनी नॉन अलाइंड सोच, अपनी गुट निरपेक्ष सोच को छोड़ते हुए बहुत तेजी से यूएई और इसराइल की तरफ बढ़ रहा है, जो मुझे लगता है कि भारत के हित में कतई नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।